जी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये सब आते हैं। इनका एक तरह से जो प्रारंभ हुआ, वो औद्योगिकीकरण के बाद जब ये देखा गया कि औद्योगिकीकरण हो गया है और साइंस टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े-बड़े अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं और ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सब कुछ है, समृद्धि बढ़ रही है, लेकिन लोगों की हालत खराब हो गई। शहरों में जिस हालत में लोग रहते थे, गरीबी में, असमानता में और एक नॉर्मलेसनेस की स्थिति, उसमें फिर क्या किया जा सकता है? तो एक ऐसा विचार आया, 2-3 तरह के विचार आए औद्योगिकीकरण के साथ। एक विचार तो ये था कि मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ असमानता है और अ ये अगर समाजवादी क्रांति के माध्यम से ये असमानता दूर की जा सके, धन की, समृद्धि की, पूंजी के वितरण की, तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो वो एक किस्म का थॉट था और मार्क्स और उसके बाद के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो उस दिशा में चले गए। एक विचार दूसरा ये था जिससे कि सोशल साइंसेज का जन्म हुआ कि अगर हम मानव व्यवहार और समाज की समस्याओं को देखने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तो हम उन सार्वभौमिक नियमों की तलाश कर सकते हैं जिनके एप्लीकेशन करने से, प्रयोग करने से मनुष्य की समस्याओं का मनुष्य की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ये ऐसी बात है कि जैसे आपने बायोलॉजी डेवलप कर ली, केमिस्ट्री डेवलप कर ली, मॉलिक्यूल्स का विज्ञान डेवलप कर लिया और उसको फिर औषधि विज्ञान के रूप में, प्रायोगिक रूप से औषधि विज्ञान के रूप में डेवलप किया और उससे आज तमाम तरह के रोगों से मुक्ति, रोगों से हम लड़ने की क्षमता भी प्राप्त कर सकते हैं और रोग हो जाने पर उससे औषधि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ कि एक ऐसा विज्ञान बनाया जाए जिसमें कि नियम विज्ञान के हों, गणित के हों, विज्ञान के हों, फिजिक्स, उन दिनों सबसे ज्यादा फिजिक्स ही डेवलप थी और सारे सब्जेक्ट्स फिलॉसफी कहे जाते थे, फिजिक्स भी फिलॉसफी कही जाती थी। तो वहां से ये विज्ञान, समाज विज्ञान का जन्म हुआ और फिर बहुत लंबे समय तक ऐसी मान्यता बनी रही कि समाज के विभिन्न पहलुओं को और जो भी मनुष्य की समस्याएं हैं, उनको हम सर्वे के माध्यम से, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके और मतलब वो पूरा एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करके या डायग्नोस्टिक रिसर्च के माध्यम से, डायग्नोस्टिक डिजाइन के माध्यम से और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिडक्टिव रिसर्च के माध्यम से हम मनुष्य के बारे में साइंटिफिकली कुछ कह सकते हैं। तो लेकिन इधर कुछ दिनों से, कुछ कारणों से, विशेषकर मैं कहूंगा कि इसमें जो सो कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज्म है, परा आधुनिकतावाद या आधुनिकता पश्चातवाद, तो इसने ये वैज्ञानिक प्रणाली मनुष्य की स्टडी करने में, उसके व्यवहार की और उसकी समस्याओं की स्टडी करने में कितनी सहायक होगी, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और उसका कारण ये है कि आज मनुष्य इतनी तरह से बटा हुआ है कि उसकी कोई एक सोचने की दृष्टि नहीं है। अब ये सोचने की जो दृष्टि है, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच से हम नहीं निकाल के ला सकते। क्वांटिटेटिव अप्रोच का अपना महत्व है और उस खास तौर से योजना बनाते समय या सरकारी योजनाओं के मूल्यांकन के लिए कि हमारी जो नीतियां चल रही वो कितनी सफल हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास विकास योजना है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दूसरी चीजें हैं, तो उनके लक्ष्य किस हद तक पूरे हुए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या हैं, हमने कितना अचीव कर लिया, भारत ने कितना कर लिया, विभिन्न प्रांतों ने कितना कर लिया, विभिन्न जिलों जनपदों ने कितना कर लिया, ये सब क्वांटिटेटिव स्टडीज में आते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव स्टडीज हमें मनुष्य के मत के बारे में कुछ नहीं बता पाती और जो क्वालिटेटिव स्टडी का जो उद्देश्य है वो है मनुष्य के मत, समुदाय के मत और संदर्भों में निहित अर्थों को बाहर निकाल के लाना। अभी सरस्वती वंदना से ये आज
आज की सभा प्रारंभ हुई और तुलसीदास ने भी सरस्वती वंदना की थी। मुझे लगता है कि तुलसीदास अगर सोशल साइंस करते तो क्वालिटेटिव करते, क्योंकि रामचरितमानस की शुरुआत ही ऐसे होती है कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस वर्ण अर्थ संघा नाम, वर्णों के कोई निश्चित अर्थ नहीं है। मैं कोई शब्द आपके सामने कहता हूँ पॉवर्टी, तो क्या पॉवर्टी का एक ही अर्थ है क्या? ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम पॉवर्टी को ऑपरेशनलाइज करते हैं, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स डेवलप करते हैं। जो क्वांटिटेटिव सोशल साइंटिस्ट हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी मेजर करते हैं, वो करप्शन को भी मेजर करते हैं, वो प्रिजुडिसेस को भी मेजर करते हैं, वो कोपिंग को भी मेजर, हर चीज को मेजर करते हैं। लेकिन क्या हम उनके साथ न्याय कर पाते हैं इन कंसेप्ट के साथ? तो वो जो अर्थ संघ है, मतलब अर्थ समूह, वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्णों और शब्दों के जो अनेक प्रकार के अर्थ हैं जो कि संदर्भों से जुड़े हुए होते हैं और व्यक्तियों की अपनी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए होते हैं, वो क्वांटिटेटिव मेथड से नहीं निकल पाते। तो उसके लिए हम गुणात्मक प्रविधि का सहारा लेते हैं और गुणात्मक प्रविधि में हम अंकों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी को समझना चाहते हैं, जो नए प्री पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये कहूँगा कि एक सबसे बड़ा जो अंतर है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में, वो ये कि यहाँ पर अंक नहीं होते। यहाँ पे एवरेजेज, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, काई स्क्वायर, ये सब नहीं होते। यहाँ पे शब्द होते हैं और हम क्योंकि ये जानते हैं कि शब्दों के एक अर्थ नहीं है, शब्दों के बहु प्रकार के अर्थ हैं। तो वो अर्थ कौन से हैं, वो क्या हैं जिन अर्थों में कोई व्यक्ति या कोई समुदाय उन शब्दों को प्रयोग में लाता है। तो उनकी मीनिंग्स, उस कल्चर, उस समाज की मीनिंग और उनके साथ वार्तालाप, डायलॉग, और उनके बीच रह के जैसे कहते हैं उनके पुटिंग इन देयर शूज, तो उन लोगों के साथ जीवन बिता के हम उनके विचारों को और उनके व्यवहार को समझना चाहते हैं। ये गुणात्मक प्रविधि का एक मुख्य तत्व है कि यहाँ पर अंक नहीं है, यहाँ पर शब्द है। अब मैं ये अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ कि बहुत, जैसे मैं कह ही चुका हूँ कि लंबे समय तक क्वांटिटेटिव मेथड्स का ही राज रहा है और अब आवश्यकता ये महसूस की जा रही है कि दर्शन, तरीके और प्रणालियाँ टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ये इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य है सोशल साइंसेज में। और इसमें व्याख्यात्मक या निर्वाचनात्मक निष्पादन का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कि लोगों के विचार व्यवहार को उनके संदर्भ से जोड़ के, उनकी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास से जोड़ते हुए उन बातों को समझने की, उनके आचार विचार को समझने की जरूरत है और ऐसा क्वालिटेटिव मेथड्स में किया जाता है। तो मैंने इसमें बहुत सारी जगह से देखने की कोशिश की कि क्वालिटेटिव रिसर्चर क्या करते हैं, किस तरह के विषयों पे काम करते हैं, किन किन डिसिप्लिन्स में काम कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं। मैं आपको मैंने सोचा कि मैं विद्यार्थियों के लाभ के लिए ये बताऊं कि क्या पढ़ें अगर क्वालिटेटिव वर्क करना चाहते हैं। तो ये आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी अपनी पीएचडी में लिखते हैं कि हम ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच यूज कर रहे हैं, वो क्वालिटेटिव है। लेकिन मैं देखता हूं कि ग्राउंडेड थ्योरी के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए वो नहीं होती, और ग्राउंडेड थ्योरी वो इसलिए कहते हैं कि निगमनात्मक या डिडक्टिव अप्रोच की जटिलताओं से बचने के लिए, कि भाई ठीक है हम ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच यूज कर रहे हैं, एक नाम हमको मिल गया, फील्ड में जाएंगे और जैसा देखेंगे वैसा लिखेंगे, वैसी थ्योरी बनाएंगे, और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह की जटिलताओं और एब्स्ट्रैक्शंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही हानिकारक भाव है। अगर आप ग्राउंडेड थ्योरी यूज करना चाहते हैं तो
आप इसको अवश्य पढ़ें और ये नेट पर उपलब्ध है, वार्नी ग्लेसर और एंसेल्म स्ट्रॉस का द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी स्ट्रेटजीज फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। सन 67 में ये किताब इन्होंने लिखी थी। और उसके बाद एक और पेपर है जो आप जरूर पढ़ें, जूलियट कॉर्बिन और एंसेल्म स्ट्रॉस का, ये भी आपको नेट पे मिल जाएगा। मैंने जानबूझ के ऐसे ही रेफरेंस ये दोनों दिए हैं जो आपको नेट पे मिल जाएंगे। अगर आपकी लाइब्रेरी में ये पुस्तक हो तो डेनजिन और लिंकन द हैंडबुक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ये एक बेसिक किताब है और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े रिसर्चर्स इस किताब को रेफर करते हैं। यहाँ तक कि जो बाद के जिन लोगों ने क्वालिटेटिव में कंट्रीब्यूशन किया, जैसे कैथी चार्माज, क्लीन मैन, ये लोग, ये सब इसको, डेंजन की किताब को फॉलो करते हैं। और ये कुछ और किताबों का नाम है। मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन है वो इससे सारा ट्रेसी की किताब क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स जो 2013 में लिखी गई थी उससे प्रभावित है, तो मैंने काफी कुछ उससे लिया है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप सीरियस रिसर्च करना चाहते हैं और ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच यूज करना चाहते हैं तो ये ग्लेसर और स्ट्रॉस का जो 67 का काम है इसको अवश्य पढ़ें। मजे की बात यह है कि ग्लेसर और स्ट्रॉस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की अप्रोचेस के मास्टर थे। इनकी ट्रेनिंग जो थी अमेरिका में वो दोनों ट्रेडिशंस में थी, और ये क्वांटिटेटिव के भी मास्टर थे, क्वालिटेटिव के भी मास्टर थे, और तब इन्होंने ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच निकाली। तो आप जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी की और थ्योरीज की और फील्ड वर्क की जटिलताओं से नहीं बच सकते ग्राउंडेड थ्योरी कह के। आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, ग्लेसर और स्ट्रॉस ने किन कंडीशंस में नई अप्रोच लगाने की बात की थी, उसके बाद ग्राउंडेड थ्योरी किन किन सब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए दुनिया में लगाई गई और आप क्यों लगा रहे हैं, और अगर आप ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच लगाते हैं तो उससे किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। मित्रों, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का जो फर्क है ये यहीं से शुरू हो जाता है कि हमारी रिसर्च के बारे में मान्यताएं क्या है। तो इसको सत्तामूलक मान्यताएं, ज्ञान मीमांसीय मान्यताएं, मूल्य मीमांसा। पहला सवाल तो ये कि जब कोई रिसर्चर काम करता है तो वो सत्य के संबंध में, सत्ता के संबंध में उसकी मान्यता क्या होती है। क्वांटिटेटिव या जिसको तथ्यवाद कहते हैं, मात्रात्मक, पॉजिटिविस्ट या प्रत्यक्षवाद, मुझे अनुसंधान की बात करते हुए हिंदी शब्द मुझे बहुत ही मोहित करते हैं, क्योंकि वो उनके अर्थ एकदम समझ में आ जाते हैं। हम लोग जो हिंदी बेल्ट के रहने वाले हैं, जैसे मैं अगर आपको कहूँ पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म किसने दिया, उसकी फिलॉसफी क्या है, वगैरह वगैरह, तो आप बरसों नहीं समझ पाते, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिविज्म जो है प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद का मतलब ये कि जैसा देखो वैसा लिखो, जो देखो उसके पीछे नियम ढूंढो, और तो देखना इंपॉर्टेंट है, चिंतन की अपेक्षा देखना इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष तथ्यों का अध्ययन, वो प्रत्यक्षवाद हुआ। तो प्रत्यक्षवाद तो ये मानता है कि एक सच्चाई है, हर विषय की एक सच्चाई है। विषय क्या हो सकता है कि माइग्रेशन के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, तो पॉजिटिविस्ट कहेंगे कि माइग्रेशन के कुछ निश्चित डिटर्मिनेंट्स होते हैं और इस आंकड़ों के आधार पे, सेंसस के, सर्वेस के आधार पे हम उनको अनर्थ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हैं उनके हिसाब से कोई एक रियलिटी नहीं होती, वो किसी एक इंडिपेंडेंट, जो रिसर्चर और रिसर्च से इंडिपेंडेंट कोई एक रियलिटी है जिसको कोई भी तलाश कर सकता है, किसी भी देश काल परिस्थिति से जो इंडिपेंडेंट है। जैसे विज्ञान में रियलिटीज ये होती है कि पानी जो 100 डिग्री टेम्परेचर पे, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही वो भाप बनना शुरू होगा। तो चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो या स्वीडन में हो, और चाहे उसकी स्टडी हिंदू करे या मुसलमान करे या सिख करे या जैन करे, तो वही बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा। समाज विज्ञान या मानव व्यवहार के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। तो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स ये मानते हैं
आपने देखा होगा गुजरात में दंगे हुए, उसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, बहुत सारी स्टडीज हुई, और हर स्टडी की रिपोर्ट अलग है। सरकार की अलग है, एनजीओ की अलग है, पुलिस की अलग है, सबकी रिपोर्ट, और कोर्ट तक मामला गया, सबके अपने अपने। तो ये जो हमारे परिणाम हैं रिसर्च के या रिपोर्टिंग के, तो वो किस तरह से हमारी बैकग्राउंड से या हमारे संदर्भ से जुड़े हुए हैं, ये इस बात का एप्रिसिएशन क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है। मतलब हम कोई ऐसी चीज नहीं स्टडी कर रहे हैं मानव व्यवहार के बारे में जिसके परिणाम सार्वदेशिक और सार्वकालिक हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि रिसर्चर कौन है, वो उसकी अपनी बैकग्राउंड क्या है और किस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है, किन लोगों में काम कर रहा है। ज्ञान मीमांसा का मतलब ये कि किस मेथोडोलॉजी से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, अगर सत्य है तो। और क्वालिटेटिव रिसर्चर्स ये मानते हैं कि कोई ऐसी मेथोडोलॉजी, जब सत्य ही नहीं है तो मेथोडोलॉजी कहाँ से आएगी? कोई ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं हो सकती जो कि हमको सत्य तक पहुंचाए। जो सत्य का जो प्रगटीकरण है वो हमारी मेथोडोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। और मूल्य मीमांसा की बात है कि हम रिसर्च क्यों करें। आप रिसर्च क्यों की जाए, उससे किसका भला होगा? राज्य व्यवस्था का भला होगा, स्वैच्छिक संस्थाओं का भला होगा, कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज का भला होगा, या आम आदमी का भला होगा? ये सवाल मूल्य मीमांसा के सवाल बन जाते हैं। तो अब जैसे कि पोस्ट मॉडर्न पैराडाइम में फैमिलिज्म, महिलावाद आ गया। अब महिलावादी अगर आपका दृष्टिकोण है तो उन्हीं आंकड़ों को, डोमेस्टिक वायलेंस के मान लो आंकड़े हैं जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से हमको मिलते हैं, तो महिलावादी समाजशास्त्र किसी और रूप में देखता है, कहीं और उसकी निगाह जाती है, कुछ और प्रकार का विश्लेषण करता है, उसके परिणाम कुछ और होते हैं। और पॉजिटिविस्ट है तो उसके परिणाम कुछ और होते हैं। तो ये दृष्टिकोण की बात हो जाती है। अस्मितावादी माने आइडेंटिटी, और आजकल क्वालिटेटिव अप्रोच में अब तो इतना ज्यादा डीपर चले गए कि जिसको इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब ये था कि जब महिलावाद के बाद ये इंटरसेक्शनैलिटी आई, और इन्होंने कहा कि जैसे कल्पना करो कि एक ऐसी जगह है, बिंदु है, जहां पर चारों तरफ से बहुत सारी सड़कें आके मिल रही हैं, लगातार ट्रैफिक चल रहा है, वहां पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब ये कैसे निर्णय करें कि वो एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ, किस सड़क से कोई आ रहा था कि वो एक्सीडेंट हो गया? ये प्रश्न था इंटरसेक्शनैलिटी का। और ये तो मतलब अगर महिलाओं की समस्या हैं तो हम कहाँ उनको देख सकते हैं कि महिलाओं की समस्या किस कारण से है? तो इसका कोई सार्वभौमिक उत्तर नहीं होता। महिलाओं की समस्या इस बात पर निर्भर करती है कि महिलाओं का वर्ग क्या है, वो पैसे वाली हैं, गरीब है, वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, वो भारत की विकासशील देशों में हैं या विकसित देशों में हैं, पढ़ी लिखी हैं, बेपढ़े लिखी हैं, सरकारी नौकरी में हैं या डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो सारी महिलाओं के बारे में एक बात नहीं कही जा सकती, अलग अलग महिलाओं के लिए अलग अलग बातें कहने की जरूरत पड़ती है। ये क्वालिटेटिव मेथड से हमको मिलता है। क्वालिटेटिव मेथड्स शुरुआत के तौर पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की देन है, विशेषकर बोआस इसका नाम आता है। कि उससे पहले के लोग ये मानते थे कि जो डार्विन का इवोल्यूशन का सिद्धांत वो समाज में भी लगाते थे, सभ्यता में भी लगाते थे कि सोसाइटी इवॉल्व हो रही, जिससे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आया। और या फिर कुछ ऐसे सिद्धांत थे कि कुछ रेस, व्हाइट रेस, क्योंकि साम्राज्यवाद का जमाना था, तो लोग मानते थे कि कुछ रेसेस में कुछ विशेष बातें हैं जिसके बल पे उन्होंने सब जगह राज्य किया हुआ है। उसके बाद बोअस ने ये कहा कि नहीं, हमें कोई ना तो कोई ऐसी आधुनिकता है जिसकी तरफ सब लोग जा रहे हैं, ना हम ये कह सकते कि जो आज का ब्रिटेन है या आज के विकसित देश हैं, दूसरे यूरोपियन नॉर्थ वेस्ट के देश हैं, सभी
सभी विकासशील देशों का भविष्य वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कौन समाज किस दिशा में जा रहा है, ये उस समाज की हिस्ट्री और कल्चर पढ़ के पता लगेगा। और उसने ये फील्ड आर्म चेयर फिलॉसफी की जगह फील्ड वर्क को प्राथमिकता दी। उससे फिर बेनेडिक्ट और मीड वगैरह साइकोलॉजी में आए, जिन्होंने इंटरेक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, उसके बाद सोशियोलॉजी में एमिक पर्सपेक्टिव की बात की जाने लगी। अब तो ये है कि इकोनॉमिक्स जो किसी जमाने में सबसे ज्यादा मैथमेटिकल था, तो वो इकोनॉमिक्स के लोग भी अब क्वालिटेटिव मेथड्स यूज कर रहे हैं। और मार्केट रिसर्च मैनेजमेंट में क्वालिटेटिव मेथड्स का बहुत महत्व है। कोई बहुत ही नया भी नहीं है। मुझे ध्यान है कि 10-12 साल पहले हमारे या और भी पहले इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में एक स्टूडेंट था, राम मनोहर विकास। उसने बिहार में लिमिनल स्पेस पे काम किया था क्वालिटी मैनेजमेंट में, जबकि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स में तो ऑपरेशन रिसर्च हमारे यहाँ ज्यादा डोमिनेंट था और सब लोग इकोनोमेट्रिक्स और ऑपरेशन रिसर्च और स्टोकास्टिक मॉडल्स की बात करते थे। तो उसने देखा कि विलेज में कुछ ऐसे स्पेस होते हैं जिनका मालिकाना अधिकार स्पष्ट नहीं होता। वो किसका है, किसी व्यक्ति का है, पूरे गांव का है, ग्राम पंचायत का है, किसका है, जहाँ मेले ठेले लगते हैं, रामलीला होती है। तो उसने ऐसे लिमिनल स्पेसेस को, ये लिमिनैलिटी का कंसेप्ट अपने आप में एक नया कंसेप्ट है। और उसने क्वालिटेटिव मेथड गांव में रह के 1 साल के करीब वो गांव में रहा और इसकी डीप स्टडी की, तो फिर उसने इस पर पीएचडी थीसिस लिखी। मैंने उसको पढ़ाया था और मैं उसकी थीसिस को लगातार फॉलो कर रहा था। तो अभी वो गुजरात में किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है। तो ये मैनेजमेंट में भी है और ज्योग्राफी में भी आ रहा है। ज्योग्राफी जैसे आजकल एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, सब कार्बन डेटिंग और कार्बन स्टॉक की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब बिजली के उत्पादन में कोयले को छोड़ना है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, सौर है, पवन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, उधर जाना है। तो यहाँ से जस्ट ट्रांजिशन के कुछ नए इश्यूज भी शामिल होते हैं कि जिसमें अब जो लोग कोयले के उत्पादन में लगे हुए श्रमिक हैं, तो उनका क्या होगा। जो बिजली घर में काम कर रहे हैं, जो बिजली के उत्पादन में काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा। उनका न्यायपूर्ण डिस्प्लेसमेंट कैसे हो, उनको कहाँ नौकरियां मिल सकती हैं, कहाँ काम मिल सकता है, ये ऐसे। और ये सवाल कोई सर्वे करके या सेंसस से या नेशनल सैंपल सर्वे से इनके आंसर नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप लोगों से इंटरेक्ट करें, कंपनी से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको श्रमिकों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, गांव वालों से, विकास खंड में जाके अधिकारियों से, पुलिस से। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनसे आपको बातचीत करके, सेमिनार करके, वेबिनार करके, वर्कशॉप्स करके, इंटरव्यूज करके, क्वालिटेटिव इंटरव्यूज करके आप इन चीजों के बारे में जान सकते हैं। तो अब और जर्नलिज्म तो खैर प्रारंभ से ही क्वालिटेटिव ही है, कभी कभी क्वांटिटेटिव का भी सहारा लेते हैं, लेकिन मुख्य भाव उसमें एक एडिटर या लेखक के अपने दृष्टिकोण से चीजों को उपस्थित करना होता है। यहाँ तक कि क्वांटिटेटिव में भी उनका अपना दृष्टिकोण होता है जो स्पष्ट हो जाता है। अगर कोई किसी भी विषय पे, चाहे वो कोरोना पे लिख रहा हो, चाहे वो देश की आर्थिक स्थिति पे लिख रहा हो और आंकड़े भी दे रहा हो, फिर भी आप उसका लेख पढ़ के ये समझ जाएंगे कि ये राज्य के प्रति इसका क्रिटिकल एटीट्यूड है, ये लेफ्टिस्ट है या फेमिनिस्ट है या और कोई क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को रखता है, या ये राज्य व्यवस्था की विचारधारा को पोषित करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं। देख, क्वालिटेटिव रिसर्च टोटलिटी की बात करती है। यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, ये मैंने ट्रेसी की किताब से लिया है। उसमें अगर आपसे दिखा के ये चित्र कहा जाए कि ये क्या है, तो किसी को इसमें 2 चेहरे दिखाई देंगे, बिल्कुल साफ हैं 2 चेहरे। किसी को इसमें एक फूलदान दिखाई देगा, किसी को दोनों दिखाई देंगे। मैंने इसको जब पहली बार देखा तो मुझे भी 2 चेहरे ही दिखाई दिए, उसके बाद मुझे फूलदान दिखाई दिया और अब मुझे स्पष्ट रूप से दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। तो
क्वालिटेटिव रिसर्च कहती है कि हम समग्रता में बात करेंगे, कुल मिला के। और ये गेस्टाल्ट शब्द एक इस्तेमाल करते हैं, उसका मैंने हिंदी में समष्टि या समग्रता लिखा है, लेकिन ये इस शब्द का बिल्कुल सही ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। किसी भी भाषा में इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया, और गेस्टाल्ट ही कहते हैं। तो जर्मन, फ्रेंच वो भी इसको गेस्टाल्ट ही लिखते हैं। हम लोग भी इसको क्वालिटेटिव रिसर्च में कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव गेस्टाल्ट है, जबकि क्वांटिटेटिव एक समय पे एक छोटे से विषय का अध्ययन करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च समग्रता में या होलिस्टिक या इन डेप्थ स्टडी करती है, और उसकी वजह से क्वालिटेटिव रिसर्चर बहुत तरह के डेटा सोर्सेज को मिक्स करता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, और बहुत सारे सोर्सेज ऑफ डेटा, जो भी फील्ड वर्क भी करेगा, क्वालिटेटिव इंटरव्यूज भी करेगा, वगैरह वगैरह। यानी कि एक तरह से फनल मेटाफर हम क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फनल ऊपर से चौड़ा होता है और फिर वो पतला, नैरो होता चला जाता है। तो इसी तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च सामान्य समस्याओं, सामान्य बातों से, वहाँ का जनजीवन कैसा है, किसी समुदाय में हम जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं कहीं, तो इस बात से लेके कि सामान्य जनजीवन क्या है, फिर हम स्पेसिफिक बातों तक आते हैं। हो सकता है कि अंत में हमारा उद्देश्य ये हो कि आईटी सेक्टर में महिलाओं की किस प्रकार की विशेष समस्याएं, या एकेडमिक्स में मेरे एक स्टूडेंट ने आईआईटी सिस्टम में जादवपुर यूनिवर्सिटी में इस बात का अध्ययन किया था कि कहने को ये एक्सीलेंस के इंस्टीट्यूट हैं और साइंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, जहां किसी किस्म का भेदभाव की अपेक्षा हम नहीं रखते, लेकिन जो महिला फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी कुछ विशेष प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों हैं, ये क्वालिटेटिव स्टडी करके उसने निकाली। तो और एक और क्वालिटेटिव में एक खास बात है कि जबकि क्वांटिटेटिव वाले ये मान के चलते हैं कि हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं और हम मूल्य निरपेक्ष, डिस्पैशनेट और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से स्टडी कर रहे हैं। हम किसी तरह की हमारे पक्षधर नहीं है हम किसी भी चीज के, हम जो देखेंगे वो लिखेंगे। तो ये क्वालिटेटिव वाले ये मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आप जब किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो कुछ ना कुछ सेंसिटाइजिंग कंसेप्ट्स रहते ही हैं दिमाग में। जैसे कि मैं अगर पीपीएन कॉलेज की स्टडी करूं प्रबंधन की, तो अनेक प्रकार से कर सकता हूं। मैं पीपीएन कॉलेज के प्रबंधन की स्टडी कर सकता हूं दलित दृष्टिकोण से, मैं नारीवादी दृष्टिकोण या नारीवादी ताल लेंस से उसकी स्टडी कर सकता हूं, मैं माइनॉरिटी के ताल से उसकी स्टडी कर सकता हूं, मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ताल से उसकी स्टडी। तो ये ताल लेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जब क्वालिटेटिव रिसर्चर कोई रिपोर्ट लिखता है तो वो पहले ही बता देता है कि मैंने इस ताल से या इस लेंस से चीजों को देखा। क्वालिटेटिव के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आत्म सजगता, कि ठीक है, मैं जो देख पा रहा हूं वो मैं किस स्थान पर रह के देख पा रहा हूं। अगर आज मैं जैसे कोई स्टडी सोशल इनइक्वालिटीज की स्टडी करूं किसी गांव में, शहर में जाके, स्लम्स में जाके कहीं, तो अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्चर हूं तो मुझे इस बात का निरंतर बोध रहता है कि मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूं और मैं ब्राह्मण जाति को बिलोंग करता हूं, पश्चिमी यूपी से आता हूं, हिंदी वाले क्षेत्र से आता हूं, और मेरी शिक्षा ये हुई है और मैं पुरुष हूं। तो मैं फिर ठीक से चीजों को देख पाता हूं। मैं ये देख पाता हूं कि अगर मैं ऐसा देख रहा हूं, अगर मैं देख रहा हूं ऐसा, तो उसके पीछे मेरी बैकग्राउंड के क्या फैक्टर्स हैं, मेरे विचारधारा। जब मैं जैसे मैंने अपने जीवन में संपर्क में आने वाले लोगों की वजह से अनेक प्रकार की विचारधाराओं से मैं प्रभावित रहा, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं उन्हीं चीजों को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखता था तो एक तरह से देखता था, गांधीवादी दृष्टि से देखता था तो एक तरह से देखता था, और साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखता था तो और तरह से देखता था, और
आज के बदलते हुए दौर में निश्चित रूप से चश्मे बदल रहे हैं और आज मुझे चीजें कुछ अलग किस्म से दिखाई दे रही हैं। तो ये जो आत्म सजगता की बात है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं होती। ये कोई नहीं पूछता कि भारत का रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस कंडक्ट करता है उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, ये सवाल ही नहीं है। वो उसकी पढ़ाई लिखाई क्या है, कहाँ का पढ़ा हुआ है, और उसकी मान्यताएं क्या हैं, वो मार्क्सवादी है या नारीवादी है या कुछ नहीं है। बल्कि प्रिफर तो यही किया जाता है कि उसकी कोई भी आइडियोलॉजी ना हो और ना वो सरकार की सपोर्ट में हो ना सरकार के विरुद्ध हो। लेकिन क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं है। क्वालिटेटिव में आप जानते हैं अच्छी तरह से, इस बात का बोध आपको होता है कि मैं जो देख पा रहा हूं वो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं या मैं कहाँ खड़ी हूं। ये अपने स्टैंड पॉइंट के प्रति सजगता, आत्म सजगता, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं, मनुष्य क्या चाहता है, उसका व्यवहार किन चीजों पर निर्भर करता है। माइग्रेशन की बात है, हम किस, या HIV की बात है, या डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, या करप्शन की बात है, तो इन सब चीजों को हम क्वांटिटेटिव से भी स्टडी कर सकते हैं और क्वालिटेटिव से। करप्शन, मैंने क्वांटिटेटिव स्टडीज देखी जिनमें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन के इंडेक्स बना दिए, सारे देशों के लिए इंडिसेज अवेलेबल हैं, और आप उन देशों के सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक वेरिएबल्स लेके कोरिलेशनल स्टडी कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकते हैं, जो काम इमाइल डुरखाइम ने किया है और लोग ने किया, वो भी कर सकते हैं आप। और आप क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब कि किसी एक क्षेत्र को चुन के आप वहां ये देखें कि करप्शन से उनका अभिप्राय क्या है। हो सकता है किसी क्षेत्र विशेष में जिन चीजों को करप्ट किया कहा जाए, दूसरे क्षेत्रों में या किन्हीं परिस्थितियों में उनको मूल्यवान कहा जाए, दे बिकम ए वैल्यू। कई बार रूल्स को तोड़ के चलना, मैं तो कई बार जब कभी करप्शन की बात होती है तो मुझे, जब मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैं करप्ट हूँ या नहीं हूँ, या मैं निर्दोष हूँ, तो मुझे यही पता लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा करप्ट था। और मैंने कई बार रूल्स को तोड़ के, नियमों के विरुद्ध जाके विद्यार्थियों की मदद की, तो करप्शन किया, विद्यार्थियों के पक्ष में इन्फ्लुएंस करने की। तो यहाँ ये बात है कि दृष्टिकोण क्या है। मैं कई बार मैं उसको कहता हूँ कि अल्ट्रुइस्टिक करप्शन, ऐसा करप्शन जो अपने स्वार्थ में नहीं लेकिन हम दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो एक बार करप्शन पे बात हो रही थी, तो जब मैंने कहा कि भाई आई एम ए करप्ट पर्सन एंड, लेकिन बाय एंड लार्ज माय करप्शन हैज बीन अल्ट्रुइस्टिक करप्शन, तो सब लोग चौंकने लगे कि ये अल्ट्रुइस्टिक करप्शन क्या हो सकता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति हो सकती है और क्वालिटेटिव स्टडीज में ऐसी बातें भी निकल के आई हैं। तो क्वालिटेटिव स्टडी समुदाय विशेष, क्षेत्र विशेष, वर्ग विशेष के लोगों के अर्थों और भावों के जाल को समझने की कोशिश करती है। इसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं। प्रोफेसर अनूप सिंह ने पहले ही उनका नाम ले लिया। फिनोमेनोलॉजी है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, इथनोमेथोलॉजी है, कंस्ट्रक्टिविज्म है। कंस्ट्रक्टिविज्म ज्यादा कॉमन है। और सीकिंग मीनिंग्स, प्रतिवादी और स्वयं दोनों बल्कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में उसे प्रतिवादी भी नहीं कहते, अपने रेस्पोंडेंट को भागीदार कहते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि जो रिसर्च का आउटकम है वो पार्टिसिपेंट्स, रिसर्चर और किसी क्षेत्र और समय विशेष की विशेषता, उन सब से, उनके सबके सम्मिलित अध्ययन का परिणाम है। तो प्रतिवादी शब्द एक तरह से क्वालिटेटिव रिसर्चर्स के लिए बैन है। प्रतिवादी या रेस्पोंडेंट की जगह उसको भागीदार या पार्टिसिपेंट कहना पसंद करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का जो केंद्र है वो, जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, कई चीजें रिपीट हो रही हैं, कि आत्मबोध है, संबंधों, संस्कृति, संगठन, इनकी समझ है। उसमें आभासी वर्चुअल चीजें भी शामिल हो सकती हैं, जैसे आप बहुत सारे रिलेशंस वगैरह को समझने के लिए कि रिलेशंस क्या है, उनकी प्रकृति क्या है
और उनसे लोगों की क्या आशाएं हैं। आप फेसबुक, माई स्पेस, ई हारमोनी, मैच.com इस तरह के मटेरियल को लेके और उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करके आप अपने परिणाम निकाल सकते हैं। पीएचडी थीसिस भी हो सकती है इस पे। रिलेशंस को लेके इन वर्चुअल कॉन्टेक्स्ट में एक पीएचडी भी हो सकती है। और क्वालिटेटिव रिसर्चर का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिस पे वो हमेशा जोर देते हैं कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर को अपने उत्तरदाताओं से कोई मतलब नहीं होता, उनके सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ देखना चाहता, तथ्य एकत्रित करता, तथ्यवाद या प्रत्यक्षवाद, जैसा देखता है वैसा लिखता है। जबकि जो क्वालिटेटिव रिसर्चर है उसके लिए ये भी महत्वपूर्ण होता है कि रिसर्च इस बात का माध्यम बन जाए कि उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो जिन समस्याओं का मुकाबला कर रहे हैं, जैसे कि डिसेबिलिटी की स्टडी है और टर्मिनली इल पेशेंट्स की स्टडी है पैलिएटिव केयर में, तो वो अपनी ओल्ड एज की या अपनी क्रॉनिक डिजीजेस से मुकाबला कर सकें, उसके लिए सशक्त बन सकें और उसके लिए हीलिंग या एक प्रकार का उपचार का भी साधन। तो क्वालिटेटिव रिसर्चर के सामने एक मैं कहूँगा कि एक मानवीय उद्देश्य होता है कि हमारी रिसर्च से हम कुछ ऐसा निकाल सकें कि जो न केवल किताबों में जाए और जर्नल्स में जाए और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में रखा जाए, बल्कि जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं उनकी कोपिंग और हीलिंग, उन्हें अपनी समस्याओं से मुकाबला करने, उनके सशक्तिकरण में और उनके हीलिंग या उपचार में भी सहायक हो। फील्ड इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि आप जानते ही हैं सब फील्ड वर्क में क्या क्या चीजें होती हैं कि फील्ड वर्क में हम एंटर करते हैं तो किस रूप में एंटर करते हैं ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च को प्रभावित करता है। फिर लोगों से इन्फॉर्म कंसेंट की बात है, ये आजकल सभी रिसर्चेज में इंसिस्ट किया जाता है और आपके विश्वविद्यालय, आपके कॉलेज में भी इथिकल रिव्यू बोर्ड जरूर बना होगा। आपको अपना, अगर आप मानव विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो इथिकल बोर्ड का अप्रूवल लेना होगा, क्योंकि रिसर्च की कुछ अपनी मर्यादाएं हैं और उन मर्यादाओं का पालन करना है। फिर दो तरह की स्टडीज होती है, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में आप समुदाय में एक बन जाते हैं और इसका मतलब ये कि आपको लंबे समय तक क्षेत्र में रहना पड़ता है। जिस कंपनी या जिस औद्योगिक यूनिट की आप स्टडी कर रहे हैं उसमें आप 1 साल, 2 साल, 3 साल बिताते हैं। कुछ तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे हुए कि जब वो कहीं किसी आइलैंड में, कहीं अफ्रीका में कहीं वो स्टडी करने गए, जो बड़े फेमस तो वहीं रह गए और वहीं उन्होंने ब्याह शादी भी कर लिए, वहीं उनके बच्चे भी हो गए। फिर उन्होंने जो उन ट्राइब्स और समुदायों के बारे में लिखा वो एक मौलिक और चिरकाल तक रहने वाली चीज बन गई। डायरी मेंटेन करना, फील्ड नोट्स कैसे लेना, इस पे किताबें हैं। फील्ड नोट लेना आसान नहीं है, ऑडियो विजुअल की मदद ले सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं, पेपर पेंसिल से कर सकते हैं। वहाँ हमें ये भी तय करना ताकि जब आप फील्ड से वापिस आए तो आपको ये पता लग जाए कि ये वर्बेटिम रिपोर्ट है जो आपके सब्जेक्ट्स ने दी, आपके लोगों ने ऐसा ही बोला था या आपने उसकी समरी की हुई है। और रिफ्लेक्शंस ऑन हाउ फील्ड वर्क। देखिए, फील्ड वर्क आप किसी गांव में अगर स्टडी करने जाएं तो आप एक स्कूल मास्टर बन के जा सकते हैं, आप एक रिसर्चर बन के जा सकते हैं, आप एक किसी एनजीओ के प्रधान है या दूसरे कानपुर में श्रमिक भारती है तो आप श्रमिक भारती के रिप्रेजेंटेटिव बन के जा सकते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च ये बताती है कि आपका जो आउटकम होगा रिसर्च का वो इस पर डिपेंड करता है कि आप फील्ड में एंटर कैसे करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप जैसे मेरी एक स्टूडेंट ने लखनऊ में महिला आंदोलन का क्वालिटेटिव अध्ययन किया, तो सबसे पहले तो उसको ये समस्या आई कि जब वो मुस्लिम महिलाओं से मिलने उनके घर पे जाए या जिन ग्रुप्स में वो काम करती हैं उन ग्रुप्स में जाए, ऑफिसेज में उनके जाए, तो किन कपड़ों में जाए। आईआईटी में तो वो जीन्स और टी शर्ट पहनती थी, लेकिन उसे लगा कि अगर हम जीन्स और टी शर्ट पहन के जाते हैं तो हम उनसे रैपो बिल्ड नहीं कर पाते और वो अपनी मन की बातें हमसे नहीं कर सकती। तो फिर उसको भी सलवार कुर्ता,
जैसा कि वो वहाँ की महिलाएं पहनती थी, उन्हीं की तरह से बाल बना के, उन्हीं तरह के कपड़े पहन के, और उन्हीं की भाषा में जो हिंदुस्तानी थी, हिंदी उर्दू मिक्स, उसी में उसको बात करने में लगा कि हाँ, अब हम इनके मन की बात जान सकते हैं। अब किसी भी रिसर्च में, चाहे क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसको मैंने लेंसेज कहा क्वालिटेटिव में, सेंसिटाइजिंग कंसेप्ट, फिर रिसर्च डिजाइन, कैसे स्टडी करेंगे, कहाँ करेंगे, सैम्पलिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, इंटरव्यू मेथड, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, इंटरव्यू प्लानिंग और इंटरव्यूइंग, फिर इंटरव्यू का प्रोसेस और फोकस ग्रुप। एक लेक्चर में ये सब बातें नहीं आ सकती, लेकिन हर एक बात इतनी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स कह देते हैं अपनी पीएचडी में कि हमने फोकस ग्रुप लगाया, बिना इस बात के सोचे कि फोकस ग्रुप कैसे प्लान करते हैं, लोगों से कैसे अप्रोच करते हैं, किस विधि तक उनसे पहुंचते हैं, कितना बड़ा ग्रुप हो, उसका कंपोजिशन क्या हो, पढ़े लिखे, बेपढ़े लिखे, मेल फीमेल, किसान मजदूर, बड़े जमींदार, किस उनका कंपोजिशन क्या हो, एक फोकस ग्रुप में एक ही किस्म के लोग हों या मिक्स ग्रुप हो, और उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति रिकॉर्ड करेगा या और ऑडियो विजुअल की मदद आप लेंगे, टेप रिकॉर्ड लेके जाएंगे, या मोबाइल पे अपने वीडियो बनाएंगे, तो और लोगों को इवेल्युएट ना करें। क्वालिटेटिव रिसर्चर ये मानता नहीं है कि कोई एक विचार या एक दृष्टिकोण ही सही है, वो ये मानता है कि अनेक विचार, अनेक दृष्टिकोण हैं, और हमें उनको खाली पता करना है। और एनालिसिस के लिए मैनुअल, ज्यादातर तो मैनुअल एनालिसिस ही होता है क्वालिटेटिव का, लेकिन आजकल कंप्यूटर बेस्ड कुछ पैकेजेस, एनबीओ, एटलस, प्रोबेबिलिस, रिसर्च टेक्स्ट एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐसे पैकेजेस बने हैं जिनका भी आप उपयोग कर सकते हैं और अपनी रिसर्च के लॉजिक, उसकी वैलिडिटी, उसको बढ़ा सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्चर सेकेंडरी डेटा का भी एनालिसिस करते हैं। वो तो जैसे आजकल एक नई टेक्निक, नया पैकेज आया, डेटा नेटवर्क एनालिसिस, डीएनए। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता लगा जब कुछ दिनों पहले हम लोग कुछ कोरोना में डिस्क्रिमिनेशन की स्टडी कर रहे थे। तो ये था कि भाई कोरोना इतना फैला हुआ, हम फील्ड में तो जा नहीं सकते, लोगों का इंटरव्यू तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर हम पत्र पत्रिकाएं पढ़ें, अखबार पढ़ें, तो उनमें कोरोना के बारे में जो बातें लिखी गई हैं, उनका कंप्यूटर पैकेजेस के सहारे से अगर डीएनए करते हैं, तो वो हमको ये बहुत सारी चीजों के अंतर संबंध बताता है। वो ये बताता है कि किस तरह के प्रेजुडिसेस थे, प्रेजुडिसेस की नेचर क्या थी, और कौन से समाज के ऐसे वर्ग थे जिनके विरुद्ध प्रेजुडिसेस थी। जैसे मुझे ध्यान है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ना किसी का पक्ष ले रहा हूँ ना विपक्ष, लेकिन शुरू में जैसे एक ये धारणा बनी थी कि भारत में ये जमाती लोग, ये बाहर के देशों से आके मुस्लिम्स या यहाँ के भी मुस्लिम्स, वो कोरोना फैला रहे हैं। अब ये प्रेजुडिस था। इस प्रेजुडिस को हम जानने के लिए जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार करें, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल लेके जाएं, ये हम सेकेंडरी डेटा के एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं। और ये तो कॉमन बात है, जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो फिर उसका रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें टाइटल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कीवर्ड्स हैं, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, इम्प्लीकेशंस, और भविष्य में किस समस्या को हल स्टडी करने की जरूरत है। इनमें से हर एक पे एक इंडिपेंडेंट लेक्चर बनाया जा सकता है। अब मैं सोच रहा था कि क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूं, तो वो अपूर्ण रहेगी अगर मैं ग्राउंडेड थ्योरी का जिक्र ना करूं। तो ग्राउंडेड थ्योरी जो उसका मतलब है थ्योरी को जनरेट करना, फील्ड के आधार पे थ्योरी को जनरेट करना। जो ग्राउंडेड थ्योरी वाले हैं वो पहले से वो दो तरह की रिसर्च होती है, एक तो थ्योरीज को टेस्ट करना और एक थ्योरीज को जनरेट करना। मैं ऐसी रिसर्च कर सकता हूं कि क्या भारतीय परिवेश में क्राइम की स्टडी में
मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क लगेगा या नहीं लगेगा। ये तो एक डिडक्टिव अप्रोच हुई। और ये कि हम क्राइम की स्टडी करें और भारत में क्राइम के बारे में कोई नए सिद्धांत विकसित करें, वो ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी में कोई सिद्धांत लेके नहीं चलते, बल्कि टॉकिंग टू डेटा। हम डेटा, आंकड़ों के साथ बातचीत करते हैं। तो हम क्षेत्र में जाते हैं और आंकड़े एकत्रित करना शुरू कर देते हैं बिना किसी थ्योरी का सहारा लिए, और उन आंकड़ों का विश्लेषण भी करते रहते हैं। और आंकड़ों का विश्लेषण करते समय किस तरह के प्रत्यय, अवधारणा, सिद्धांत आपके मस्तिष्क में आते हैं, उनको भी देखते हैं, उनको भी लिखते रहते हैं। और जो आपके दिमाग में नए नए सिद्धांत, प्रत्यय, अवधारणाएं जन्म ले रहे हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि अगला डेटा किस तरह का कलेक्ट किया जाए। ये हमारा वो विद्यार्थी जिसने झारखंड में स्टडी की, वो ये सोच के गया था कि जो नक्सलवादी ग्रुप्स हैं वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट फिलॉसफी से प्रभावित होंगे। लेकिन जैसे जैसे उसकी गहरी पैठ हुई फील्ड में, तो उसे ये समझ में आया कि नहीं, ये जो डिफरेंट ग्रुप्स, स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, नक्सलवादियों का एक ग्रुप नहीं है, दसियों ग्रुप हैं। तो वो दसियों ग्रुप के पीछे ऐसा नहीं है कि वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म का कोई अलग अलग उनकी समझ है, या उसके आधार पर उनकी अलग अलग नीतियां हैं, या भविष्य की रूपरेखा है। रूपरेखा के आधार पर नहीं बटे हुए, वो इस आधार पर बटे हुए थे कि वो हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या ट्राइबल हैं या नॉन ट्राइबल हैं, जमींदार हैं या भूमिहीन हैं, और किन जातियों के हैं, या बिहार से आए हुए हैं या झारखंड के ओरिजिनली रहने वाले हैं। ये, और उससे हमको फिर थ्योरेटिकल सैम्पलिंग माने नए नए सिद्धांत दिमाग में आ रहे हैं, और उन सिद्धांतों की लाइट में हम नए आंकड़े, नए सैंपल्स, नए न्यायादर्श खोजते रहते हैं। और अपने दिमाग में आई हुई अवधारणाओं और सिद्धांतों को नए आंकड़ों के साथ लगातार मिलाते हुए, कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। ये ग्राउंडेड थ्योरी है। तो कंसेप्ट्स और डेटा, कंसेप्ट्स और डेटा, कंसेप्ट्स ऑफ डेटा, ये सीरीज लंबे समय तक चल सकती है, जब तक कि आपको सैचुरेशन का पॉइंट या पूर्णता का पॉइंट ना मिल जाए और आपको ये ना लगे कि अब हमने इस समस्या के सारे एस्पेक्ट्स को समझ लिया। बिना फील्ड में जाए आपको ये नहीं पता लगता है कि एक्चुअली ये पुलिस वाले पैसे लेके लोगों को नक्सलवादी घोषित करते हैं। हमारे लिए भी ये चौंकाने वाली बात थी। लेकिन जब वो हमारा स्टूडेंट फील्ड में गया तो उसने कहा कि ऐसा है कि समय समय पर सरकारें नक्सलाइट्स के रिहेबिलिटेशन के लिए योजनाएं घोषित करती हैं कि अगर कोई नक्सलाइट सरेंडर करता है तो उसको इतने पैसे मिलेंगे और ये सुविधाएं मिलेंगी। कई बार ऐसे लोग जो कि साधारण होते हैं, उनका नक्सलवाद से कोई संबंध नहीं होता, वो पुलिस में पैसे देके, भ्रष्टाचार तो सभी जगह, तो पुलिस में पैसे देके अपने को नक्सलवादी घोषित करा लेते हैं ताकि उनको सरकारी नीतियों का लाभ मिल सके। तो ये फील्ड में जाके पता लगता है। फिर ग्राउंडेड थ्योरी में ये भी बताया गया कि आंकड़ों का एनालिसिस करें। यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्णानाम अर्थंगानाम, तुलसीदास ने रामचरितमानस जिससे शुरू की, कि यहाँ हम अंकों से नहीं डील कर रहे हैं, शब्दों से डील कर रहे हैं। तो यहाँ ओपन एक्सियल सेलेक्टिव कोडिंग की जो बात है, वो भी शब्दों के अर्थों का ही वर्गीकरण है। प्रारंभ में हम अपने नैरेटिव के कुछ टुकड़े बनाते हैं, सिंपल, वो ओपन हुआ, उसके बाद उनके रिलेशनशिप देखते हैं, और सबसे अंत में सेलेक्टिव कोडिंग या सिद्धांत तक पहुंचते हैं। और इसके लिए सभी प्रकार के आंकड़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ग्लेसर एंड स्ट्रॉस तो कहते थे कि सभी प्रकार के आंकड़े, क्योंकि वो दोनों ट्रेडिशंस में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, तो वो दोनों प्रकार के आंकड़ों का कॉम्बिनेशन करते थे। ये मैं उनकी किताब का नाम पहले ही लिख चुका हूँ, और ये ग्राउंडेड थ्योरी की उसी तरह फंडामेंटल बुक है जैसे कि मार्क्सिज्म में द कैपिटल। अगर आपको ग्राउंडेड थ्योरी लगानी है तो इस किताब को जरूर पढ़ें। ग्राउंडेड थ्योरी में फिर दो अलग ट्रेडिशंस बनती हैं। एक को हम इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन कहते हैं, एक को पॉजिटिविस्टिक ट्रेडिशन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ग्लेसर एंड स्ट्रॉस वो पॉजिटिविस्टिक ट्रेडिशन की ग्राउंडेड थ्योरी का उन्होंने काम किया, प्रत्यक्षवादी परंपरा में। मतलब वो एक सत्य की खोज में निकले थे, और क्वालिटेटिव
स्ट्रेटजीज लगा के सत्य की खोज कैसे की जा सकती है, ये उनका उद्देश्य था। जबकि क्लीन मैन और कैथी चार्माज वगैरह जो रचनावाद से अधिक प्रभावित हैं, इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन से, वो व्याख्यात्मक परंपरा में उनकी जड़ें हैं। और चार्माज के हिसाब से कुछ पॉइंट्स है इसके इंटरप्रेटिव ग्राउंडेड थ्योरी के, कि डेटा कलेक्शन और एनालिसिस साथ साथ चलते हैं। कंस्ट्रक्टिंग एनालिटिक कोड्स एंड कैटेगरीज फ्रॉम डेटा, डेटा से ही हम जैसे जो डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं वो तो मार्क्स का वर्ग का सिद्धांत ले लेंगे और वो ढूंढेंगे कि करप्शन में, अपराध में, महिलाओं के शोषण में, सांप्रदायिकता में और अनेक प्रकार की विषमताओं में ये वर्ग कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंडेड थ्योरी को फॉलो करने वाले हैं उनके लिए एनालिटिक कोड्स या वर्गीकरण या कोड, एक ही शब्द में कोड्स, वो डेटा से ही निकल के आते हैं, वो अपने दिमाग में पहले से लेके नहीं जाता। फिर कांस्टेंट कंपैरिजन मेथड, आंकड़े सिद्धांत जब तक कि सैचुरेशन ना प्राप्त हो जाए, और मीमो राइटिंग, क्योंकि फील्ड में आप सब चीजें याद नहीं रख सकते, घर आके भूल जाते हैं, ऑफिस में आके आप भूल जाते हैं, तो मीमो राइटिंग उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। स्मृति पत्र अपनी कैटेगरीज को ठीक से व्याख्यायित करने के लिए और रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए, और गैप्स को कि क्या और कमी है जिसको नए आंकड़ों के माध्यम से हमें पूरा करना। सैम्पलिंग जो है वो थ्योरी कंस्ट्रक्शन में मदद के लिए है, वो पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में जैसा पॉजिटिविस्ट करते हैं वैसा नहीं है। फिर इथिक्स की बात आती है, इथिक्स की बात सभी में आती है, क्वांटिटेटिव में भी आती है, क्वालिटेटिव में भी आती है। तो कुछ जो हमारे समाज वैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जो जोग्राफर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सभी लोग अपनी रिसर्च में कुछ मान्यताओं से बंधे हुए हैं और उन मान्यताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स होते हैं। ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट लेक्चर का विषय है, लेकिन मेन चीज ये है कि आप जब मनुष्य पर शोध कर रहे हैं तो इससे किसी मनुष्य, किसी वर्ग, किसी समुदाय की कोई हानि ना हो। इसको एक तो उनकी इच्छा से आप डेटा कलेक्ट करें, आप किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते। मुझे इम्पोजिशन पे याद आ रहा है कि हमारा एक स्टूडेंट था, बाद में उसने पीएचडी छोड़ के आईएएस बन गया। उसमें शुरू से ही दादागिरी थी और वो एक अच्छे ठाकुर परिवार का लड़का था, उत्तर प्रदेश का ही। तो मैं उससे जब कह रहा था किसी समय बात करते हुए कि भाई ये आंकड़े तुम, चूंकि वो बहुत अच्छे घर का था और उसकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी और उसकी ट्रेनिंग, उसका परिवार का, खानदान का स्टेटस बहुत ऊंचा था, तो वो कह रहा था कि मैं अपने गांव में डेटा कलेक्ट करूंगा। मैं कहा यार तुम अपने गांव में डेटा मत कलेक्ट करो, तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगी इन विषयों पे अपने गांव में बात करना। तो वो अपनी ठकुराई में बोला कि अरे सर आप चिंता मत करो, गांव वाले खुद हमारे घर आके डेटा दे के जाएंगे। ये अगर कोई इस तरह से डेटा इकट्ठा करेगा तो वो तो गांव का या समाज का सच्चा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो इथिक्स, लोगों की कंसेंट से डेटा कलेक्ट करें, उनकी कोई हानि ना हो, उनकी सुविधा के अनुसार आप डेटा कलेक्ट करें, ये सारी बातें हैं। तो अंत में, निष्कर्ष में मैं ये कहूंगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च रिफ्लेक्सिव होती है, आत्मवाचक, निजवाचक, जिसमें आप दूसरों का अध्ययन नहीं करते, अपना आत्म का अध्ययन करने का भी उसमें अवसर होता है। ये उसका स्पष्ट विषय ये होता है कि मैं कौन हूं और मेरी अस्मिता, मेरी पृष्ठभूमि, मेरी विचारधारा किस तरह से जो मैं देख पा रहा हूं उसको प्रभावित कर रही। और जो फाइंडिंग्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट विशेष में होंगी, एक ही फाइंडिंग हर जगह नहीं लगती। क्वालिटेटिव रिसर्च का एक प्रमुख उद्देश्य कोपिंग और हीलिंग भी है कि हमारे जो भागीदार हैं रिसर्च के, वो अपनी समस्याओं का तो जब हम डाइंग पेशेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, क्रॉनिक पेशेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, डिसेबल्ड की स्टडी कर रहे हैं, या कहीं पे बाढ़ और भूखमरी
और आगजनी या कुछ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, तो वहां पे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं या भागीदार हैं, वो अपनी समस्याओं का कैसे बेहतर मुकाबला कर सकते हैं, इस दिशा में भी वो लाभकारी हो। तो हमारी रिसर्च खाली रिसर्च पेपर लिखने लायक ही ऐसा ना हो कि हमारा उद्देश्य खाली रिसर्च पेपर लिखना हो, बल्कि समुदाय की समस्याओं का हल करना भी उसमें सन्निहित हो। व्याख्यात्मक, लोगों के विचारधारा, लोगों के मत, उनके भाव, उनके अर्थों की व्याख्या एकेडमिक कम्युनिटी की भाषा में उनके लिए, और क्रिटिकल क्वालिटेटिव रिसर्चर चीजों को ये नहीं मान के चलता कि जो है सब सही है, तो एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण और ये विश्वास कि हमने जो कुछ पाया है वो हमारा पार्टिसिपेंट्स का और फील्ड का सह निर्माण है। तो सह निर्माण है तो इसका मतलब उसमें फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी या रिलायबिलिटी की बात ही नहीं उठती। अगर उसी विषय पे आप स्टडी करेंगे तो कुछ और परिणाम आएंगे, मैं करूंगा तो कुछ और परिणाम आएंगे। और कैटेगराइजिंग रादर देन मेजरिंग, जबकि प्रत्यक्षवाद में मापन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, गुणात्मक रिसर्च में कैटेगराइजिंग पर ध्यान दिया जाता है। और ये अंतिम स्लाइड है, ये मैंने ट्रेसी की किताब से उतारा, और ट्रेसी ने इसको किसी और से लिया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज फ्रोनेटिक, और फ्रोनेटिक का उसने अर्थ बताया, टू क्लैरिफाई एंड डेलिबरेट अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड रिस्क वी फेस। हम जिन समस्याओं और जिन जोखिमों को फेस कर रहे हैं, उनके बारे में उनको स्पष्टता के साथ रखना और उनके बारे में बातें करना कि चीजों को अलग तरह से कैसे किया जा सकता, ये जानते हुए कि इन क्वेश्चंस के, इन प्रश्नों के जो हम झेल रहे हैं, बहुत सारे उत्तर संभव हैं और उनका कोई एक उत्तर नहीं होगा, बहुत सारे, यहाँ तक कि प्रश्नों को डिफाइन करने के भी बहुत तरीके हैं, और समस्याओं को कैसे झेला जाए इसके भी अनेक तरीके हैं। और एक क्वालिटेटिव रिसर्चर के नाते मैं लोगों की समस्याएं झेलने में मदद करता हूं, और उनके अपने क्या तरीके, क्या अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग लोगों के और अलग अलग वर्गों, समुदाय के क्या क्या तरीके हैं, उनको मैं एकेडमिक कम्युनिटी तक, एकेडमिक कम्युनिटी की भाषा में लाता हूं। तो मैं पहले तो मुझे समुदाय जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूं उसकी भाषा का ज्ञान हो, उनके अर्थों को, उनकी बातों के, उनके नैरेटिव्स के अर्थों का उनकी दृष्टि से क्या अर्थ है, और उन अर्थों को फिर एकेडमिक कम्युनिटी के सामने, एकेडमिक कम्युनिटी की भाषा में रखना, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का उद्देश्य है, जो बहुत कठिन काम है। तो आजकल जो लोग इस सांख्यिकी के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते, वो कह तो देते हैं कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, और ग्राउंडेड थ्योरी भी फैशनेबल हो गया, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो आपको सैद्धांतिक रूप से और प्रविधि के अध्ययन के रूप में बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। एक अच्छा क्वालिटेटिव काम करना अपेक्षाकृत कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कुछ बातें थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। थैंक यू सर।